राहुल मुंबई न्यूज़ का एक न्यूज़ रिपोर्टर था। 23 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था, इसलिए वह दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा था। उस दिन एक तो बारिश का सुहाना मौसम, उस पर यार दोस्तों का साथ मिल जाए तो मस्ती में सोने पे सुहाने वाला रंग चढ़ जाता है। राहुल मुंबई में अकेला रहता था। उसका परिवार कर्नाटक में था, क्योंकि उसके मम्मी पापा वहाँ एक स्कूल चलाते थे, इसलिए वह यहाँ अकेला ही रह रहा था। राहुल पार्टी के लिए अपने दोस्तों को लेकर होटल के लिए निकला। उसने गाड़ी ओबरॉय होटल के बाहर रोककर दोस्तों से कहा, यार तुम लोग गाड़ी में बैठो, बारिश तेज है, मैं ज़रा देख कर आता हूँ कि अंदर कोई सीट है या नहीं, क्योंकि यहाँ भीड़ तो ऐसी होती है जैसे पूरा मुंबई इसी होटल में आता है। जैसे ही राहुल कार का दरवाज़ा खोलकर होटल की तरफ बढ़ा, अचानक सामने से एक लड़की घबराई हुई लगभग भागते हुए आई और वह राहुल से टकरा गई। तभी वह लड़की राहुल की तरफ देखकर बोली, ओह आई एम सॉरी। राहुल ने भी छट से कहा, इट्स ओके, बाय द वे हैव यू एनी प्रॉब्लम? मेरा मतलब है, आप इस तरह बेतहाशा क्यों भाग रही हैं? कोई परेशानी हो तो कहिए। जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दरअसल बारिश की वजह से मैं तेज आ रही थी। जी फिर ठीक है। इतने में जोर से बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी तो उस लड़की ने डर की वजह से राहुल को जकड़ लिया। जैसे ही राहुल ने लड़की की नज़दीकी महसूस की तो उसके शरीर में सिहरन पैदा हुई। एक तो दोनों का जवान खून, उस पर बारिश का कहर ढहाता मौसम था। सीने की धड़कन की तरह पास गोरी चिट्टी परियों जैसी हसीना रूप की मलिका थी। उसका शरीर गूंथा हुआ था। उसकी सांसों से सांसें टकराई तो राहुल जैसे होशो हवास खो बैठा। वह बुत बना वहीं खड़ा था। न जाने वह लड़की क्या बोल रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसकी तंद्रा जब भी नहीं टूटी जब सामने से वहां टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी में बैठकर वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। राहुल वहीं बारिश में ही बुत बना खड़ा रहा। गाड़ी में बैठे उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि राहुल बारिश में खड़ा क्यों भीग रहा है। तभी गाड़ी में से अमन बाहर निकला और उसे झंझोड़ते हुए बोला, ओए राहुल, क्या हुआ यार? वो लड़की क्या कह रही थी? कौन थी और कहाँ गई? और तू यहाँ इस तरह इतनी बारिश में बुत बना क्यों खड़ा है? अमन, यार पता नहीं कौन थी, कहाँ गई और क्या कह रही थी, लेकिन यार बारिश में मुझे वह जलपरी नजर आई। लगता है कोई जादू कर गई वो। राहुल, लगता है तुझे उससे प्यार हो गया, अमन ने मजाकी लहजे में बोला। हाँ यार, शायद पहली नज़र वाला, मुंबई की पहली बारिश का पहला प्यार। चल अच्छा, अब अंदर तो चल, या यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या? हाँ चल, मगर कौन थी वो, इसका पता तो लगा कर रहूँगा। यार दिल निकाल कर ले गई मेरा। राहुल बेमन से गाड़ी में चला गया, लेकिन उसके दिमाग में वह लड़की बस गई। राहुल सोचने लगा कि कल ही इसका पता करेगा और फिर अपने मम्मी पापा से कहकर उससे उसके साथ रिश्ते की बात करेगा। जैसे ही गाड़ी होटल के गेट पर रुकी और सब उतरकर होटल में जाने लगे तो वहां खड़े वैले पार्किंग के ड्राइवर ने कहा, सर आज होटल में एंट्री नहीं है। क्यों? होटल में खून हो गया है। क्या खून? आश्चर्य से सबके मुंह खुले रह गए, क्योंकि ओबरॉय नामचीन होटलों में गिना जाता था। आज तक इस होटल के बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी थी। इस होटल में कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता था, केवल नामचीन लोग जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकार या मंत्री लोग ही आते थे। भला ऐसे बड़े लोगों में क्या झगड़ा या खून खराबा हो सकता है? पूछने पर पता चला कि खून शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून सेठ अवस्थी जी का हुआ। उस पर और चौंकाने वाली बात कि कत्ल उनकी बीवी ने किया था। भला ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल सोचने लगा, एक तो सेठ इतने भले इंसान, उस पर उन्हीं की बीवी कत्ल करे। सुनकर राहुल का दिमाग घूम गया। सभी दोस्त दूसरे होटल जाने के लिए कह रहे थे, मगर राहुल के दिमाग में कोई खिचड़ी पकने लगी। साथ में उसके मस्तिष्क में यह बात भी बार बार आ रही थी कि बारिश वाली लड़की कौन थी। इतने में पुलिस की जीप सायरन बजाती हुई होटल में पहुंची, जिसमें से 2 लेडीज पुलिस भी थी। थोड़ी देर में पुलिस एक महिला को साथ लिए बाहर निकली और जीप में बैठकर चली गई। तभी राहुल का फोन बज उठा। उसने देखा एडिटर साहब का फोन था। उसने दोस्तों से माफ़ी मांगकर उन्हें फिर कभी पार्टी देने का वादा करके विदा किया और बॉस से बात करने लगा। हेलो सर, राहुल कहाँ हो तुम? इतनी बड़ी खबर पूरे शहर में फैल गई और तुम्हें पता तक नहीं।
पूरी डिटेल्स लेकर पहुंचो ऑफिस। सर मैं वहीं हूँ, अभी थोड़ी देर में आता हूँ, राहुल बोला। उस समय किसी को भी होटल के अंदर जाने की पाबंदी थी, इसलिए राहुल थोड़ी ही देर में ऑफिस चला गया। सुना है कि सेठ अवस्थी की बीवी ने ही उसका खून किया। जल्दी से बाकी डिटेल्स बताओ ताकि सबसे पहले हमारे ही अखबार में धांसू खबर छपे। एडिटर बोले, नहीं सर, अभी हम ये खबर नहीं छापेंगे। राहुल ने कहा, लेकिन क्यों? इतनी इतनी बड़ी खबर, मुंबई शहर का इतना बड़ा सेठ अपनी ही बीवी के हाथों क्यों और कैसे मारा गया? कल देखना हर पेपर के फ्रंट पेज की हेडिंग यही होगी, लेकिन हमारे पेपर में पूरी डिटेल्स होंगी कि क्यों मारा उसकी बीवी ने। यही तो कमाल है तुम्हारे अंदर। दूसरे पेपर में आधी खबर होती है और तुम जमीन खोदकर और आसमान फाड़कर जो खबर लाते हो वो तहलका मचा देती है। लेकिन राहुल उलझा हुआ था। उसे लड़के और मर्डर का कनेक्शन कुछ जुड़ा लग रहा था। इसलिए वह बॉस से बोला, सर छापने दीजिए सबको। ये खबर आधी सच्ची और आधी झूठी है। मुझे पूरी तरह इसकी तह तक जाना है। जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। बॉस यह जानते थे कि राहुल जब तक संतुष्ट न हो वो खबर नहीं देता, इसलिए वह भी चुप हो गए। लेकिन राहुल को चैन नहीं था। वह खबर की तह तक पहुंचना चाहता था और उसी समय वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया, उसी औरत से मिलने जिसे पुलिस पकड़कर ले गई थी। वह एसएचओ से बोला, सर मुझे उस औरत से मिलना है जिसने उस देवता रूपी सेठ का कत्ल किया। वह उनकी बीवी है। उनसे बिना कोर्ट की इजाज़त कोई नहीं मिल सकता। कोर्ट से ऑर्डर लेकर मिल लेना, एसएचओ ने कहा। राहुल वापस चला गया और कोर्ट खुलने का इंतजार करने लगा। राहुल का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि वह सेठ की बीवी है, और यही बात उसने बॉस से भी कही थी। अगली सुबह राहुल कोर्ट की इजाज़त लेकर पहुंच गया। थाने और पुलिस हिरासत में लाई गई उस महिला से बात करने लगा जिसे सब सेठ की बीवी समझ रहे थे। इधर सेठ की हत्या की खबर उसके घर तक पहुंची तो सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घर में रोना धोना शुरू हो गया। सभी इस बात पर ताज्जुब कर रहे थे कि हत्यारा कोई और नहीं, सेठ की बीवी है। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, यह सब क्या मामला है। उधर राहुल ने थाने में उस महिला से बात शुरू की। मैडम जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन हैं? क्यों, आपने सुना नहीं जो सब कह रहे हैं? वह महिला बोली, मैंने सब सुना, लेकिन मैं जानता हूँ आप वो नहीं हैं, और यही जानने आया हूँ कि आप कौन हैं और किस बात का बदला लिया आपने अवस्थी जी से। क्यों, देवता नहीं कहेंगे आप भी? सब लोग तो इसी नाम से पुकारते हैं, और आप केवल अवस्थी जी। सही कहा आपने। पहली बात, आप उनकी पत्नी नहीं। दूसरी, आपने अगर उनका खून किया तो किसी बात का बदला ही लिया होगा, और बदला कभी देवता से नहीं लिया जाता। आप बताएं, असलियत क्या है? उस महिला ने अपना नाम शीतल बताया। इसके बाद उसने राहुल को बताया कि मुझे नहीं मालूम मुझे कब कौन मुंबई के शेल्टर होम, जहां बेघर बेसहारा लोग आसरा पाते हैं, में छोड़ गया। जब से होश संभाला अपने आप को वहीं पाया। वहाँ और भी बहुत सी लड़कियाँ थीं। जब मैं छोटी थी तो अक्सर ऑफिस से लड़कियों के रोने चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती, और साथ में ये भी कोई कहता कि चुप कर हराम की औलाद, वरना यहीं ख़त्म कर दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरा कोई आगे पीछे भी नहीं है जो तुझे बैठकर रोएगा। मैं तब इन बातों को नहीं समझ पाती थी। जब मैं 13 साल की हो गई तो कुछ कुछ बात मुझे भी समझ आने लगी। एक दिन मैं उस शेल्टर में बने मंदिर से पूजा करके रूम की तरफ जा रही थी तो सेठ अवस्थी, इस समय शीतल के ने मुंह ऐसा बना लिया जैसे किसी ने मुंह में जहर डाल दिया हो। जो कोई अनाथ आश्रम, कई वृद्धाश्रम इत्यादि चलाते थे, जो नारी उत्थान की बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिन्होंने न जाने कितनी गरीब लड़कियों का विवाह कराया, वही सेठ उस शेल्टर होम में रोज आया करते थे। उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई और वार्डन से कहने लगे, रिया जी, ये कोहिनूर कहाँ छिपा रखा था? हमारी तो नज़र ही नहीं पड़ी अभी तक इस पर। हमें दिखाना तो चाहिए था, जरा बुलाओ, एक झलक देखे तो। शीतल बिटिया, जरा इधर आओ, सर को भी प्रसाद दो। वार्डन ने आवाज़ दी। मैंने दोनों को प्रसाद दिया तो सेठ ने मेरा गाल थपथपा दिया। दरअसल मैं 13 साल की ज़रूर थी, मगर कद और शरीर से 16-17 साल की लगती थी। उस पर रंग रूप से भी गदगद थी। अगले दिन वार्डन मेरे पास आई और बोली, शीतल,
तुम्हें सर बुला रहे हैं, शायद कोई काम हो, जाओ जरा मिल लो। और हाँ, जरा अच्छे से रेडी होकर जाओ। मैं वार्डन की बात समझ चुकी थी। अब तक इतनी समझ आ गई थी मुझ में। मैंने कहा, माँ मैं, आप तो मेरी माँ हो। वार्डन ने मुझे गले से लगाया और उसकी आंखें भर आई। बोली, मुझे सब बच्चियां बेटी जैसी ही लगती हैं, लेकिन क्या करूं, इस पेट का सवाल खड़ा हो जाता है। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, तुझे जाना होगा। मैं मजबूर हूँ, वरना सेठ हमें छोड़ेगा नहीं। और मुझे जाना पड़ा उस सेठ अवस्थी के पास जो अपनी हवस मिटाने के लिए आतुर बैठा था। मुझे देखते ही टूट पड़ा मुझ पर। मैंने लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं दर्द से तड़पती रही, रोती चीखती चिल्लाती रही। नहीं छोड़ा दरिंदे ने मुझे, और इस तरह अब रोज ही वह मुझे बुलाने लगा। वह बैल बनकर मुझे बंजर धरती समझ मुझ पर हल चलाता रहा। लगभग 2 साल तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, और एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं पेट से हूँ। जब सेठ अवस्थी को पता चला तो अबॉर्शन करवाने के लिए कहा, लेकिन अब तक समय निकल चुका था। डॉक्टर ने कहा कि समय अधिक हो गया है, अगर इस समय अबॉर्शन कराया तो लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर सेठ फिर भी जिद पर था कि अबॉर्शन कराया जाए, अगर लड़की मरती है तो मर जाए। मैं न ही मरना चाहती थी और न ही अबॉर्शन कराना। मैं उस शेल्टर होम से भाग निकली। इसमें वार्डन ने मेरा साथ दिया ताकि मैं आगे अपनी ज़िंदगी अपने लिए जी सकूं। मैं मुंबई से भागकर दिल्ली चली गई। वहाँ रेलवे स्टेशन पर एक भला योगेश आदमी मिल गया, जिसने मुझे सहारा दिया और बहन की तरह मेरी देखभाल की। मैं उसकी मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगी। मुझे पूरी परी जैसी बेटी पैदा हुई। उसका नाम मेरे नाम से शय और मेरे मुंह बोले भाई के नाम योगेश से यह लेकर हमने सायनी रखा। योगेश का भी परिवार था, तो मैंने सोचा कि आगे चलकर कोई बच्चों की वजह से परेशानी ना आए, इसलिए मैं अलग घर में रहने लगी और भाई ने मुझे काम पर भी लगवा दिया था। मैंने अपनी बेटी साइनी को पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया। अब तक मैं पिछले सब दुख भूल चुकी थी। साइनी पढ़ाई में होशियार, बहुत ही लायक बेटी थी। एमबीए करते ही अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। अभी 15 दिन पहले ही मुंबई ट्रांसफ़र हुआ। जब से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ तब से ही एक अजीब सा डर मेरे दिल में था। मैं साइनी को मुंबई नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उसके भविष्य की सोचकर चुप रह गई। और तब योगेश भी कहने लगा, जीजी साइनी बड़ी हो गई है, भला बुरा सब जानती है, उसे जाने दो, जी लेने दो अपनी ज़िंदगी उसे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। इतना कहकर शीतल चुप हो गई और एक ही सांस में सामने रखा गिलास का पूरा पानी पी गई। उसके बाद, फिर ऐसा क्या हुआ मैडम कि आप यहाँ और सेठ का खून? आप तो दिल्ली में रहती हैं ना? हाँ, मैं अभी तक दिल्ली में ही थी। सोचा एक बार साइनी की सेटिंग हो जाए तो फिर मैं भी बेटी के पास जाकर रहूंगी। रोज रात को फ्री होकर हम माँ बेटी खूब सारी बातें किया करते थे। जब कभी साइनी मीटिंग से लेट हो जाती तो मुझे मैसेज करके बता देती कि आज लेट बात करेंगे, और हम तब बात करते जब वो फ्री हो जाती। मैं तब तक जागती रहती। कल सुबह जब साइनी ऑफिस आई तो बहुत खुश थी। बोली, माँ बॉस कह रहे थे अगर मैंने उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया तो जल्द ही मुझे प्रमोशन मिलेगी। उसके थोड़ी ही देर में साइनी का मैसेज आया कि आज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बहुत बड़े सेठ अवस्थी से मिलने जाना है। आज बहुत लेट हो जाएगी और मैं उसका इंतज़ार न करके सो जाऊं। कल सुबह बात कर लेंगे। जैसे ही मैंने अवस्थी नाम पढ़ा, मुझे घबराहट महसूस हुई। मैंने साइनी को पूछा कि मीटिंग कब और कहाँ है, तो उसने मुझे बताया कि मीटिंग ओबरॉय होटल में रात को 10 बजे है। यह सुनकर मेरा मन घबरा गया। उस समय अभी सुबह के 11 ही बजे थे और मैं उसी समय टैक्सी पकड़कर मुंबई के लिए निकल पड़ी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी बेटी को उस दरिंदे से बचाऊं जो कि उसी का ही खून है। मैं जैसे ही होटल पहुंची, लगभग 11 बज रहे थे। मैं पूरे रास्ते साइनी को फ़ोन करती रही, मगर आज अचानक शायद उसका फ़ोन ख़राब हो गया था। मैंने रिसेप्शन पर अवस्थी का रूम पूछा तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। बोले, सर की मीटिंग चल रही है। मुझे कुछ आइडिया था ही कि शायद रूम का पता रिसेप्शन पर न बताएं, इसलिए एक शैंपेन की बोतल और एक केक भी रास्ते से लेकर साथ रख लिया था। तब मैंने एक नाटक रचा।
उस केक और शैंपेन की बोतल को दिखाकर रिसेप्शन पर बैठी एक महिला से रिक्वेस्ट की कि अवस्थी जी मेरे पति हैं और वो बिजनेस में इतने बिजी रहते हैं कि अपना जन्मदिन तक भूल गए हैं। मैं उन्हें सरप्राइज देने आई हूँ। इस तरह उन्हें यकीन दिलाकर मैं रूम तक गई, लेकिन रूम के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लटकता देख वेटर अंदर जाने से मना करने लगा। तब मैंने वेटर को चुप रहने का इशारा करके दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ आई, कौन बदतमीज़ है? बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं दिखाई दिया? सर, आपके लिए सरप्राइज़ है, प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ सर, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट। मैंने कहा। सेठ तो वैसे ही लड़कियों का दीवाना था। सुरीली आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल दिया। अब तक मैं वेटर को वापस भेज चुकी थी। सेठ के दरवाज़ा खोलते ही उसे नाइट गाउन में देखकर मेरा दिमाग झन्ना उठा और उसे धक्का देकर मैं ट्रॉली लेकर अंदर चली गई। अचानक इस तरह के व्यवहार की उम्मीद न होते हुए सेठ हड़बड़ा गया। गुस्से से चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? इस तरह से अंदर क्यों आई? मुझे देखते ही साइनी मुझसे लिपट गई और रोने लगी। बोली, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना आज मैं कहीं की न रहती। मैंने देखा 1-2 जगह से उसके कपड़े फटे हुए थे, जिन्हें देखते ही मुझे पुरानी सारी बातें याद आने लगी। उस वक्त मुझे कुछ होश नहीं था। कुछ सोचने के बाद शीतल फिर से बोलने लगी कि अचानक मैंने शैंपेन की बोतल उठाई और जोर से सेठ के सिर पर दे मारी। उसके सिर से खून की धारा बहने लगी। मैं लगातार उस पर वार कर रही थी और वह कुछ ही देर में ठंडा हो गया। शाइनी ने जब मुझे झिंझोड़ा तब मुझे होश आया कि मैंने क्या किया, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था और ना है। मैंने एक राक्षस को मारा है और एक पिता के हाथ से बेटी को अपवित्र होने से बचाया। धरती का थोड़ा सा बोझ कम कर दिया आज मैंने। अब चाहे कानून मुझे फांसी दे दे, लेकिन मेरे मन में शांति है। आज इंतकाम ले लिया मैंने। इतना कहकर शीतल ने एक ठंडी सांस ली। इस समय आपकी बेटी कहाँ है? उसे मैंने उसी समय टैक्सी में योगेश के पास भेज दिया था। हाँ, कुछ देर पहले एक गोरी लंबी सी नीली ड्रेस में लड़की बारिश में भागते हुए होटल से बाहर आई और टैक्सी में बैठकर चली गई। हाँ, वो मेरी बेटी थी। आज मुंबई न्यूज़ की सबसे बड़ी खबर, देवता कहलाने वाला राक्षस अपनी ही बेटी को बेआबरू करने चला था, लेकिन बेटी की मां ने उसका कत्ल करके बेटी को भी बचाया और अपना इंतकाम भी लिया। चर्चा का विषय बनी रही। इसके बाद राहुल ने अपने दोस्त अमन को फ़ोन किया। हेलो अमन, मिल गया? कौन, खूनी? अमन ने पूछा। नहीं, बारिश वाला प्यार। राहुल को अब उस लड़की का नाम भी पता चल चुका था, जो उसके दिल को पहली ही नज़र में घायल करके गई थी। राहुल ने शीतल को भरोसा दिया कि वह अपने स्तर से उसकी ज़मानत कराने का प्रयास करेगा। उसने उसके मुंह बोले भाई का फ़ोन नंबर भी ले लिया। पुलिस ने शीतल से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया था। इसके बाद राहुल ने योगेश से संपर्क किया। फिर राहुल ने योगेश को अपना जानकार सीनियर वकील अवनीश गोयल से मिलवाया। अब राहुल ने अपने स्तर से मृतक सेठ अवस्थी की कुंडली खंगालकर उसकी अय्याशी के सारे सबूत इकट्ठे किए। अनाथ आश्रम की संचालिका और कई भुक्तभोगी लड़कियों ने भी सेठ अवस्थी के खिलाफ गवाही दी। पुलिस हत्या के इस केस का न तो कोई चश्मदीद गवाह पेश कर सकी और न ही पुख्ता सबूत। इसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने शीतल को बाइज्जत बरी कर दिया। शीतल राहुल के एहसान को कैसे भुला सकती थी? बाद में उसे पता चला कि राहुल उसकी बेटी शाइनी को दिल से चाहता है। यह बात उसने शाइनी से पूछी तो उसने भी हाँ कर दी। इसके बाद शीतल और योगेश ने शाइनी और राहुल का विवाह कर दिया। राहुल अपने बारिश वाले प्यार को पाकर फूला नहीं समा रहा था। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।